हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप रेंटल इनकम पे टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं या एडवांस टैक्स को पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में आज आपको एक शॉर्ट कैलकुलेशन देने वाला हूं जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल रेंटल इनकम 18 लाख रुपीस तक आती है तो वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होने वाला है। यदि उस रेंटल इनकम पे कोई टीडीएस कट चुका है तो वो रिफंडेबल होगा। यदि उस रेंटल इनकम पे कोई जीएसटी पे की गई है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम हो सकेगी। तो यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट रेंटल इनकम के केस में आपको मिल रही है। एक तो हो गया कि इनकम टैक्स में ये बेनिफिट मिलेगी, दूसरी टीडीएस की मिलेगी और थर्ड जीएसटी की मिलेगी। तो टोटल रेंटल इनकम दोस्तों यदि 18 लाख रुपीस तक आती है, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर दीजिए जो सेक्शन 23 में अलाउड है। मतलब उस हाउस पे आप गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करते हो उसको आप डिडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपीज पे किया गया, तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू उस हाउस की कितनी आ गई? 17,50,000 रुपीज। इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A में अलाउड है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए मिलता है कि उस हाउस में जो भी खर्चे होते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस या फिर कोई भी केयर टेकर है उसकी सैलरी, ये सब एक्सपेंसेस इसी 30% में ही अलाउड होते हैं। तो यहाँ पे 30% जो आया है वो 5,25,000 जो कि इसमें से डिडक्ट हो जाएगा और एनुअल वैल्यू यहाँ पे आ गई 12,25,000 रुपीज। अब उस हाउस के लिए आपने कोई लोन ले रखा है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बाई करने के लिए, तो बैंक को जो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो भी टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसको सेक्शन 24B में माइनस आप करेंगे, क्योंकि सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शंस आपको मिलता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2,25,000 का टोटल इंटरेस्ट पे हुआ। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 10 लाख रुपीस की आ गई। अब इस 10 लाख पे स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट तो होगा, लेकिन आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी और टैक्सेस आपके जीरो हो जाएंगे। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि बजट 2025 में आप सभी लोगों को पता है कि 12 लाख तक की इनकम को क्या किया गया है? टैक्स फ्री किया गया है, जिसमें कि 87A की रिबेट 60,000 रुपीज तक आपको मिलती है। तो आपकी इनकम 12 लाख के अंडर में है या 12 लाख तक है तो वो टोटली टैक्स फ्री होने वाला है। अब इस रेंटल इनकम पे कोई टीडीएस आपका कट चुका है तो वो टीडीएस आपका क्या होगा? रिफंडेबल होगा। तो इस टीडीएस के प्रोविजन को भी हम समझेंगे कि किस तरीके से रेंटल इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है और आपको बेनिफिट उस केस में मिलती है। रेंटल इनकम पे टीडीएस दो सेक्शन में डिडक्ट किया जाता है। पहला सेक्शन है सेक्शन 194I और सेकेंड है सेक्शन 194IB। सेक्शन 194I में जो टीडीएस डिडक्टर है वो ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। वो कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी कुछ भी हो सकता है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है वो कॉमर्शियल भी हो सकती है या रेजिडेंशियल भी हो सकती है। लेकिन रेजिडेंशियल यदि है तो उसमें बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट हो सकता है। अब टीडीएस को डिडक्ट करने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो यहाँ पे एनुअल रेंट जब 6 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगा तब टीडीएस डिडक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब टीडीएस यहाँ पे किस रेट से डिडक्ट होगा? तो 10% यदि आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिटिंग्स का यूज कर रहे हैं तो उस केस में रेंटल इनकम पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट भी साथ में यूज करें तो उस केस में एक्स्ट्रा 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अब टीडीएस को डिडक्ट करने की टाइम लिमिट क्या है? अर्लियर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट ऑफ रेंट। जिस टाइम पे आप लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले इवेंट हो रहा है आपको उसी टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट करने की जो टाइम लिमिट है, एवरी मंथ 7 के पहले आपको ये टीडीएस डिपॉजिट करना है। और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए डिडक्टर के पास 10 नंबर भी होना चाहिए। तो कौन से फॉर्म में टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है? फॉर्म 26Q में आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है और टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे आपको फाइल करना होगा। जैसे ही आप टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे आपका ये फॉर्म 16 जनरेट हो जाएगा और आप लैंडलॉर्ड को दे सकते हो।
कंसिक्वेंसेस ऑफ नो पैन, यदि लैंडलॉर्ड ने कोई पैन नंबर अपना नहीं दिया हुआ है तो उस केस में 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि दोस्तों लैंडलॉर्ड एनआरआई है तो उस केस में रेंटल इनकम पे 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे जो भी टीडीएस रेंटल इनकम पे कट चुका है, सेक्शन 194I में आपको किस तरीके की बेनिफिट मिलेगी। तो लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यदि 6 लाख है उसके नीचे रेंटल इनकम है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं। लेकिन 6 लाख रुपीस के ऊपर यदि आपकी रेंटल इनकम चली जाती है, 12 लाख तक यदि आती है रेंटल इनकम, तो उस केस में आपका जो भी टैक्सेस बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 0 हो जाएगा और जो ये 10% और 2% का टीडीएस आपका कटा हुआ है ये रिफंडेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है 194IB। तो 194IB में टीडीएस डिडक्टर वो पर्सन होगा जिसके ऊपर की टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। इसमें इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे रेंटल इनकम जो है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिमिट यहाँ पे 50,000 रुपीज के ऊपर जैसे ही एक्सीड करेगा टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो लैंड और बिल्डिंग यूज किया जा रहा है वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है या कॉमर्शियल हो सकता है। यदि रेजिडेंशियल है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो टीडीएस का रेट है वो 2% है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस का रेट रिवाइज हो गया था। 5% की जगह 2% का ही टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी है वो टेनेंट की है और टेनेंट ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करने की टाइम लिमिट है वो ये है कि अर्लियर ऑफ क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ और एक्चुअल पेमेंट। जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं या तो आप उसी समय टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए, या आपने लेट से कि 5 मंथ 6 मंथ्स का रेंट आपने पे नहीं किया और मार्च के महीने में आप टोटल रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में वहां पर भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए, टेनेंट को ही टीडीएस डिडक्ट करना है तो ऐसे केस में कोई भी टैन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे जो फॉर्म आप यूज करेंगे टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए, रिटर्न्स फाइल करने के लिए, फॉर्म 26QC में आप करोगे, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है टीडीएस कम चालान स्टेटमेंट होता है। इसमें आप टीडीएस को भी डिपॉजिट करोगे, साथ में आपकी रिटर्न्स भी फाइल हो जाएगी। और टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज है। मतलब कि जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उससे 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म 26QC फाइल करना कंपलसरी है। और आप जैसे ही फॉर्म 26QC फाइल करोगे उसके बाद फॉर्म 16C जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको लैंडलॉर्ड को सबमिट करना है। यदि लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपके पास नहीं है तो 20% के रेट से टीडीएस आप डिडक्ट करोगे। एनआरआई की केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन 194IB में एक लैंडलॉर्ड को एक तो टीडीएस की बेनिफिट मिल रही है और दूसरा ये कि यदि 50,000 रुपीज के नीचे आपका रेंटल इनकम है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो टीडीएस डिडक्टर हो या लैंडलॉर्ड हो, दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। एक तो हो गया कि रेंटल इनकम यदि 50,000 रुपीज तक या उसके नीचे है तो टीडीएस डिडक्टर को डिडक्ट नहीं करना टीडीएस, और लैंडलॉर्ड का भी कोई भी पैसा यहाँ पे टीडीएस के तौर पे डिडक्ट नहीं होगा। इनकेस यदि 50,000 रुपीज के ऊपर रेंटल इनकम क्रॉस करती है तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा, लैंडलॉर्ड के पैन नंबर पे डिपॉजिट होगा और लैंडलॉर्ड को अपने आरटीआर में इस रेंटल इनकम को रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन दोस्तों यदि 12 लाख रुपीज तक टोटल यदि रेंटल इनकम है तो उस केस में जो 2% का टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है ये रिफंडेबल होगा। अब जीएसटी में किस टाइप की बेनिफिट आपको मिलने वाली है, तो रेंटल इनकम पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है कि प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है। यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो रजिस्टर्ड टेनेंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जो भी जीएसटी है वो टेनेंट जो है गवर्नमेंट को पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9(3) के अकॉर्डिंग। तो आरसीएम में ही आपको इनवॉइस जनरेट करनी है और रेंट पे जीएसटी को चार्ज करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है। और जो टेनेंट है जिसने आरसीएम में रेंटल इनकम पे जीएसटी का पेमेंट किया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है सेम मंथ में सेक्शन 16 के अनुसार। अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और कॉमर्शियल बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनवॉइस जनरेट करेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कलेक्ट करेगा और उसके बाद जीएसटी रिटर्न वो फाइल करेगा। तो जो टेनेंट है ना वो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेगा। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हम पर्सनल यूज में ला रहे हैं तो उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है।
और यहाँ पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल, तो उस केस में कोई जीएसटी कोई आईटीसी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। कोई भी पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे केस में जो टेनेंट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करेगा और आईटीसी को क्लेम करेगा। तो यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएसटी में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की बेनिफिट मिलती है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।